शाना एनसीजी लगातार इस मुद्दे पर आपसे बातचीत हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जब से विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और हम जानते भी हैं कि 80% सवर्णों के वोट पाने के बावजूद यूजीसी के नियमों को लेकर कितनी बड़ी कोताही भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, आईने में अपना चेहरा कम से कम वो लोग देखेंगे जो यूजीसी के नियमों को लेकर तारीफ पर तारीफ बीते दिनों करते हुए नजर आ रहे थे। आज कोर्ट के इस फैसले के बाद टिप्पणी शाना एनसीजी। सर्वप्रथम तो चित्रा जी मैं ये कहूँगी कि यूजीसी का एक ही लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन में कहीं भी भेदभाव न हो और कहीं भी सवाल न उठे, सबको इंक्लूसिव लें और इंस्टीट्यूशन अपना काम करें। अभी 4 मुख्य जो बिंदु है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, जहां देखते हैं कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हो, कहाँ भी कंप्लेंट हो तो वो प्रमोट किया जाए, लोगों को साथ ले, अलग अलग वर्ग स्तर के लोग आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इक्विटीज़ कमेटी के ऊपर बहुत चर्चा हुई है चित्रा जी, लेकिन ये पहली बार है जहां महिलाओं को नेतृत्व करने का एक मौका मिला है, कमेटी पे बैठने का चांस मिला है। तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज नहीं है, विमेन भी हैं और दिव्यांग है। ये बहुत बड़ी सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और मैं मानती हूँ कि जो ये 24/7 हेल्पलाइन है, वहाँ कोई भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी भी आके रिपोर्ट कर सकते हैं जो कोई गलत इंसिडेंट होता है। और जहाँ तक पेनल्टीज़ का सवाल है, कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ पैसे का अंडरहैंड डीलिंग कर रहे हैं या फिर नॉन कंप्लायंस है, वहाँ उनके प्रति तहकीकात। और ये मॉनिटरिंग कमेटी जो यूजीसी का है, उसका एक ही लक्ष्य है कि जहाँ भी इन्वेस्टिगेशंस हो और ऑब्जेक्शंस हो, वहाँ कंक्लूसिव एविडेंस के साथ निर्णय। अभी जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं ये रेगुलेशंस लाए, नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जो एक निर्णय लिया जाता है जो सबके हित में है, तो सिर्फ जो गलत हो सकता है या हुआ है अगर उसके प्रति न देखते हुए तो इसको लेकर छात्रों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ता? सरकार के ऊपर भेदभाव के आरोप क्यों लगते? ये क्यों पूछा जाता कि सरकार मंडल और कमंडल के दौर को वापस लाना चाहती है? आप एआई बनाने की बात करते हैं, आप दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शिक्षा के मामले में नीचे गिरते जा रहे हैं, और यहाँ पर यूजीसी नियम ला रहे हैं। शिक्षा मंत्री को क्या ध्यान में नहीं था? और शिक्षा मंत्री के टेबल पर जब ये बातें गई होंगी तो उनको देखना चाहिए था। भेदभाव रहित समाज हमें बनाना है। एक वर्ग के भीतर जाति का जहर इतना ज्यादा हम नहीं बो दें कि आज हम जहां पर खड़े हैं उससे कहीं ज्यादा हम पीछे चले जाएं। शिक्षा मंत्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि जाति विहीन समाज बनाने की जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है, और यहाँ पर जल्दी से मैं बता देती हूँ, पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जो अहम पॉइंट्स निकल कर आए हैं। कोर्ट ने पूछा है, जब भेदभाव की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी थी? इस सवाल का जवाब तो यूजीसी को, सरकार को देना होगा। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया है कि रेगुलेशन में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि ये कैंपस में एक बड़ी समस्या है। सीजीआई ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस मामले को बार बार हम लोग भी, क्योंकि हमने देखा है एससी एसटी वर्ग के तमाम वो जो गरीब लोग हैं, दलित वर्ग के, वो आज भी पीछे ही रह गए हैं। उनको आज भी उन्हीं तरह की दिक्कतों का सामना करता है जो 1950 में करना पड़ता था। लेकिन उनके आरक्षण को जो पैसे वाले दलित वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण का पूरा लाभ ले लेते हैं। पैसा वाला और पैसे वाला बन जाता है और गरीब हमारा अभी भी वैसा बना हुआ है। सीजीआई ने कहा अनुसूचित जातियों में भी कई लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम फिर से पीछे नहीं जा रहे? सीजीआई ने अलग अलग जातियों के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते हैं। आज इंटर कास्ट मैरिज भी होती है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।